Okay. Yes. Okay, today we are starting a new chapter 5, that is employment and services. Okay. We have already studied about employment. So when a person has some work, some occupation which gives him some income, then we call it employment. Employment and services. See, employment is very important in service sector. Now service sector we are calling service sector, मतलब जहाँ की प्रोडक्शन सर्विस के रूप में होता है, कोई सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ आपको कोई गुड्स नहीं दिया जाता है, बल्कि यू आर गिवन सम सर्विस. So we are talking about here in this chapter we will be focusing on the service sector. सर्विस सेक्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज. जो आपको सर्विस मिलता है, कोई आप गुड्स नहीं खरीदते हैं, बल्कि यू यूज द सर्विस. जैसे बहुत तरह का, आप कहीं खाने जाते हैं, आप कहीं मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, आप कोई रिपेयर कराते हैं, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, एनी टाइप ऑफ, टीवी रिपेयर कराते हैं, कोई चीज़ रिपेयर, एसी रिपेयर कराते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप लॉयर के पास जाते हैं, तो आप कंप्यूटर एक्सपर्ट से कंप्यूटर इंस्टॉल कराते हैं, कुछ भी. इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि, या आप लेबर को रखते हैं काम करने के लिए, है ना, कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ भी, तो ऑल दीज आर सर्विसेज. So here employment is very important in service sector. सर्विस सेक्टर में, यानी जहां आदमी काम करते हैं कुछ सर्विस देने के लिए, वहां एम्प्लॉयमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. यानी कि वहां लोगों के लिए रोजगार सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दे आर ऑफरिंग देयर सर्विस. सो इफ दे विल बी एम्प्लॉयड देन दे विल गिव सर्विस, अदरवाइज दे विल बी अनएम्प्लॉयड, क्योंकि वो अपनी सेवा ही देते हैं, वो आपको कोई सामान नहीं देते हैं. तो अगर वो नौकरी पर रहेंगे तभी तो सेवा देंगे, तो वहां पर मेन होती है उनकी नौकरी. सो एम्प्लॉयमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सर्विस सेक्टर. बाय एम्प्लॉयमेंट वी मीन ऑल ह्यूमन रिसोर्सेज that are engaged in such activities which increase productivity and minimum necessities like food, clothing and shelter can be made available to the general mass. यहाँ कहा जा रहा है कि बाय एम्प्लॉयमेंट, यानी कि यहाँ जो रोजगार है लोगों को मिल रहा है, उससे हमें मतलब है ऐसे सभी लोग जो कि ऐसे काम में लगे हुए हैं जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और जो आम जनता की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, रोटी कपड़ा मकान, फूड क्लॉथिंग एंड शेल्टर, दे कैन बी मेड अवेलेबल, वो उनको उपलब्ध कराया जा सके. द गवर्नमेंट ऑफ एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड tried to make work available to human resource on the basis of their capability. हर देश की सरकार ये कोशिश करती है कि वो अपने लोगों को उनके काबिलियत के हिसाब से रोजगार दे सके.
those people who are capable of working but are without work with reasonable wages are known as unemployed. वो लोग जो काम करने के लायक तो हैं लेकिन ठीक ठाक तनख्वाह वाले काम के बिना हैं, उनको हम बेरोजगार कहते हैं। तो यहाँ देखिए रीजनेबल वेजेस भी है, यहाँ पर रीजनेबल वेजेस भी, यानी कि काम हो बहुत लोग ऐसा भी काम कर रहे हैं जहाँ उनको बहुत कम तनख्वाह, बहुत कम मजदूरी पर या बहुत कम सैलरी पर काम करना पड़ रहा है, तो वो भी एम्प्लॉयड नहीं कहे जाएंगे, वो भी अनएम्प्लॉयड में ही आएंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ऐसे लोग जो कि रीजनेबल वेजेस पा रहे हैं उन्हीं को सिर्फ एम्प्लॉयड कहा जाए। तो काम तो बहुत लोग कर भी रहे होते हैं मजबूरी में, क्योंकि उनको रेगुलर जॉब नहीं मिलता है, तो वो कम पैसे वाले भी नौकरी कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो वैसे लोगों को भी हम अनएम्प्लॉयड ही कहेंगे, जिनको रीजनेबल वेजेस वाला काम नहीं मिल रहा है। तो यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि काम नहीं है, बहुत से काम तो कर रहे हैं लेकिन वो काम से उनको रीजनेबल वेजेस नहीं मिल रहा है, तो उनको भी हम अनएम्प्लॉयड कहेंगे। Those people who do not want to work according to their desire are not unemployed. अब देखिए यहाँ पर एक और बात आई, those people who do not want to work according to their desire are not unemployed। मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो काम तो उपलब्ध है और उसमें पैसा भी ठीक मिल रहा है, लेकिन भाई हमको पसंद नहीं, बहुत से लोग हैं हम नहीं करना चाहते हैं ये काम, तो उनको हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे, क्योंकि वो अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं मिल रहा है उनको या सही तनख्वाह नहीं मिल रहा है, बल्कि वो अपनी इच्छा से, क्योंकि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो हमें जगह पसंद नहीं है, हम वहाँ नहीं काम कर सकते हैं, वहाँ जा नहीं सकते हैं बहुत दूर, मतलब बहुत सारे काम, या वो हमें काम पसंद नहीं है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन काम होते हुए, रीजनेबल वेजेस होते हुए भी अगर हम अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहे हैं तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहे जाएंगे। और इफ द वर्क इज नॉट अवेलेबल at reasonable wages for capable people then it is known as unemployment। देखिए वो बात आ गई। या दूसरा कंडीशन है कि कैपेबल यानी लायक व्यक्ति है, काम जानता है, लेकिन उसको रीजनेबल वेजेस पर काम उपलब्ध नहीं है, यानी जो सही उसको तनख्वाह मिलना चाहिए उस तनख्वाह पर काम अवेलेबल नहीं है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। During the process of planned development, service sector has improved substantially, because of which unemployment has decreased। तो कहा जा रहा है कि अब तक का जो चला, जब हम एक प्लान्ड डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने इकोनॉमी का, यानी एक प्लानिंग करके हम डेवलपमेंट कर रहे थे, जब तक कांग्रेस का सरकार रहा, यानी योजना आयोग रहा, प्लानिंग कमीशन रहा, और अब नीति आयोग भी है, वो भी प्लानिंग करता है। तो प्लान्ड डेवलपमेंट का जब समय रहा जितना, उसमें हमने सर्विस सेक्टर हमारा बहुत इम्प्रूव किया। यानी कि देखिए आपको बताए थे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी या सर्विस सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर हो गया जो डायरेक्ट नेचर से रिलेटेड होता है, जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग वगैरह। सेकेंडरी सेक्टर हो गया जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है, सामान बनाया जाता है, चाहे वो घर में बनाया जाए, फैक्ट्री में बनाया जाए, किसी भी तरह, तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया। और फिर थर्ड हो गया टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, जहाँ हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो सर्विस सेक्टर है ये काफ़ी ग्रो हुआ, यानी कि तरह तरह के लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। कोई बाल काट रहा है, कोई खाना बना के बेच रहा है, कोई सोडा ड्रिंक बना के बेच रहा है,
कोई कुछ बना के, कोई देखिए लोग लाइन से गोलगप्पा खिला रहे हैं, चाट खिला रहे हैं, डोसा खिला रहे हैं। सब देखिए आज के डेट में आप अगर निकलिएगा आपको खाली फूड आइटम्स खिलाने वाले लोग मिलेंगे ज़्यादा। फूड से रिलेटेड अभी जो है शॉप्स बहुत बढ़ गए हैं, तरह तरह का खिलाने पिलाने वाले। वो क्या कर रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग यू सर्विस, दे आर सर्विंग यू सम फूड। उसी तरह आप तरह तरह के चले जाइए, सैलो है, लेडीज़ का पार्लर है, तरह तरह का जो है जेंट्स का पार्लर है, जिम है, वहाँ जाके आप जिम करते हैं, ठीक है। सिनेमा हॉल है, वहाँ जाके आप सिनेमा देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे जो है ये सब सर्विस सेक्टर, तरह तरह के जो है लोग जो है दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। लोग बूट शू पॉलिश कर रहा है, रिपेयर कर रहा है, तरह तरह का रिपेयरिंग का, इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है, टीवी रिपेयर, कंप्यूटर रिपेयर, जो भी सारा चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स का या और तरह का चीज़ का रिपेयर है, मैकेनिक है, इलेक्ट्रिशियन है, बहुत तरह के लोग जो काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग फॉर अदर्स, दे आर डायरेक्टली प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज। तो ये सर्विसेज सेक्टर का हमारा काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, यानी कि लोग तरह तरह के काम सीख के अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए लोग जाता है आईटीआई से ट्रेनिंग करके फिर अपना टीवी रिपेयर कर रहा है, कोई कुछ रिपेयर कर रहा है, कोई मोबाइल रिपेयर कर रहा है, कोई वॉशिंग मशीन रिपेयर कर रहा है, कोई फ्रिज रिपेयर कर रहा है, कोई एसी रिपेयर कर रहा है। दे आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज। तो सर्विस सेक्टर हमारा बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ। दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडिया का जो ग्रोथ हुआ है पिछले 40 ईयर्स में, यानी 80s से जब सॉफ्टवेयर फील्ड और बहुत सारे और सॉफ्ट सर्विसेज शुरू हुए, तो हमारा सर्विस सेक्टर ही बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। मैन्युफैक्चरिंग हमारा, देखिए होता क्या है जनरली, किसी भी देश के हम इकोनॉमी को स्टडी करते हैं तो सबसे पहले वहाँ का जो प्राइमरी सेक्टर है वो डेवलप होता है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर मतलब हो गया एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, ठीक है, ये सब चीज़। उसके बाद जब प्राइमरी सेक्टर वहाँ का डेवलप हो जाता है तो फिर सेकेंडरी सेक्टर उसके बाद डेवलप, यानी वहाँ मैन्युफैक्चरिंग फिर धीरे धीरे ग्रो करता है, हर चीज़ मैन्युफैक्चरिंग होने लगती है, जनरल मतलब ये ट्रेंड है। फिर मैन्युफैक्चरिंग जब काफ़ी वहाँ डेवलप हो जाती है तब वहाँ फिर टर्सरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर का ग्रोथ शुरू होता है। वो सर्विस प्रोवाइड करना शुरू करते हैं, सामान बनाने की जगह वो सर्विस। जैसे यूएस वगैरह जो है आज के डेट में, या बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, वो जो है वो सर्विसेज पर बेस्ड इकोनॉमी। यूएस में तो मैन्युफैक्चरिंग भी काफ़ी होती है मतलब, लेकिन सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा वहाँ डेवलप्ड। और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं जो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इंडिया में क्या हुआ कि प्राइमरी सेक्टर तो हमारा डेवलप हुआ, लेकिन उसके बाद सेकेंडरी डेवलप न होने की जगह हमारा सर्विसेज सेक्टर ही ज़्यादा डेवलप हुआ। सेकेंडरी से मैन्युफैक्चरिंग हमारा ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ। तो आज इसीलिए देखिए नरेंद्र मोदी सरकार है क्या कह रही है, मेक इन इंडिया। और मेक वर्ड जहां आया वो उसका मतलब क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग यानी सेकेंडरी सेक्टर। तो ये मेक इन इंडिया पर इतना फोकस इसीलिए किया गया ताकि हमारा सेकेंडरी सेक्टर भी डेवलप हो सके। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर में रोजगार काफ़ी मिलता है। लोग भाई फैक्ट्री में काम करेंगे, जहाँ भी प्लांट तरह तरह का फैक्ट्री लगेगा उसमें लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो हमारा जो है सर्विस सेक्टर काफ़ी डेवलप हुआ। देखते हैं आगे। नाउ इन सर्विस, हाँ, तो सर्विस सेक्टर के कारण हमारा अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी कम हुआ, लोगों को रोजगार, तरह तरह का भाई रोजगार मिला, ठीक है। लोग काम कर रहे हैं तरह तरह का, कोई कहीं बाल काट रहा है, चाहे सैलून खोले हुए, चाहे ऐसे ही कुर्सी लगा के बाल काट रहा है, कोई चाय पिला रहा है, चाय का ठेला चला रहा है, कोई खाने का ठेला चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है। ये सब सर्विस हो गया, सब सर्विस दे रहे हैं आपको। ऑटो चला रहा है, ऑटो वाला कहीं ले जा रहा है, क्या है, सर्विस दे रहा है। कोई बस चला रहा है, ऑटो चला रहा है, तरह तरह का गाड़ी चल रहा है, ई रिक्शा चल रहा है, ठीक है। उसके बाद तरह तरह के शॉप हैं जहाँ आपको खाना पीना का मिल रहा है, सब तरह का चीज़।
देख लीजिए लाइन से आपको खाली खाना पीना का चीज़ बिकते रहे, कहीं फ्रूट जूस है, कहीं ड्रिंक है, कहीं शेक है, कहीं चाइनीज़ है, साउथ इंडियन है, तरह तरह का चीज़। सो सर्विस सेक्टर के डेवलप होने से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी कम हुआ, लोगों को रोज़गार मिला। इन सर्विस सेक्टर employment is made available on the basis of physical labor, capability and ability। तो सर्विस सेक्टर में रोजगार कैसे मिलता है? आपका या तो फिजिकल लेबर, आप शारीरिक काम कितना कर सकते हैं, या कैपेबिलिटी, आप कितने स्किल्ड हैं, या आप कितना किसी काम को, कितना आपको एक्सपीरियंस कितना है, इन्हीं बातों पर जॉब दिया जाता है। एक तो हो गया फिजिकल लेबर, जहां आपको सिंपल काम है, कोई वहां स्किल की जरूरत नहीं है, लेकिन शरीर से आप स्वस्थ होना चाहिए, बिकॉज फिजिकल वर्क इज रिक्वायर्ड। तो वहां तो आपको फिजिकल लेबर पर जो है काम दिया जाता है। नहीं तो जहां कोई स्किल का जरूरत है, तो वहां देखा जाता है कि आप कितना स्किल्ड हैं, आपको कितना उस चीज़ का जो है काम का बढ़िया सीखा हुआ है आपने, या कितना अनुभव है किसी चीज़ का। इन सब बेसिस पर आपको सर्विस सेक्टर में जो है एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड along with this industry, business, health, transport etc. are other sectors which provide different types of services to the people। तो ये तो हम जानते हैं कि इंडिया में जो हमारा ज़्यादातर लोग हैं वो एम्प्लॉयमेंट उनका क्या है, एग्रीकल्चर है या एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा इंडस्ट्री हो गया, बिजनेस हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सब हो गया जो कि दूसरे क्षेत्र हैं जहाँ की लोगों को तरह तरह की सेवाएं मिलती। नाउ एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विसेज। Employment and services relate to all those facts which help in earning of money on the basis of labor and education for their livelihood। अब एम्प्लॉयमेंट और सर्विसेज की हम बात करेंगे तो वो सभी जुड़ी बातें आती हैं जो कि किसी भी पर्सन को लेबर या एजुकेशन के बेसिस पर अपनी लाइवलीहुड कमाने में मदद करती है। हम यहाँ एम्प्लॉयमेंट और सर्विसेज पढ़ रहे हैं, तो हम उन सभी बातों को पढ़ेंगे जो किसी भी पर्सन को, मेल हो या फीमेल हो, उसको या तो फिजिकल लेबर के आधार पर या एजुकेशन के आधार पर अपना लाइवलीहुड कमाने में मदद करती है। अब जैसे कहीं मान लीजिए ईंट लेबर का काम है, ईंट ढोने का काम, या सामान वगैरह लोडिंग अनलोडिंग का काम, तो वहाँ किस बेसिस पर जॉब दिया जाता है? देखा जाता है कि आदमी औरत जो भी हिस्ट पुष्ट है कि नहीं, फिजिकली वर्क वो ठीक से कर सकता है कि नहीं। वहाँ देखिए कमज़ोर आदमी होगा तो उसको रखा है, बोले भाई तुम तो काम ही नहीं कर पाओगे, हिस्ट पुष्ट आदमी की ज़रूरत है हमें, क्योंकि ये फिजिकल वर्क है। लेकिन बहुत सारा काम होगा कंप्यूटर से रिलेटेड या और चीज़ से टेक्निकल कोई, जहाँ वहाँ क्या है उसका एजुकेशन, उसका नॉलेज वो देखा जाएगा कि वो कितना पढ़ा लिखा हुआ है, उसने सीखा है, कितना अच्छे से सीखा है। तो या तो लेबर के आधार पर इसमें सर्विस में जॉब मिलता है सर्विस सेक्टर में, या एजुकेशन। accumulated money invested in productive sector in the form of capital gives birth to services sector। देखिए ये कह रहा है, समझिएगा ध्यान से कि सर्विसेज सेक्टर का जन्म कैसे होता है, यानी कि कोई भी सर्विस का काम कैसे शुरू होता है। तो जैसे सर्विस प्रोवाइड करना, सर्विस प्रोवाइड करना है, मान लीजिए हम एक
डॉक्टर की बात करें या एक टीचर की बात करें, कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करें, तो वहाँ क्या है, डॉक्टर को क्या है, डॉक्टर को अगर अपना एक क्लिनिक चलाना है तो उसके लिए क्या ज़रूरत है, उसको सिर्फ कैपिटल चाहिए, यानी एक अच्छा जगह क्लिनिक चाहिए, अच्छा बना हुआ क्लिनिक बनाना होगा, उसमें उसको अपना जो भी मशीन्स इंस्ट्रूमेंट्स का ज़रूरत है वो, बाकी फिर वो अपना पेशेंट देखना शुरू करेगा और उसका अपना काम शुरू हो जाएगा। तो वो उसको सिर्फ कैपिटल, उसी तरह मान लीजिए एक टीचर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाना है या जैसे भी है, उसको क्या है, उसको सिर्फ एक अच्छा थोड़ा कैपिटल चाहिए जिससे वो एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा सेटअप, कहीं भी जगह अच्छी जगह पर वो अपना एक इंस्टीट्यूट चला सके, बनाए इस वहाँ पर इंस्टीट्यूट बनाया अपना, जो भी है प्रॉपर बिल्डिंग या जगह जहाँ भी है वहाँ पर सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है रेडी करके। तो और ये कैपिटल कहाँ से आएगा, तो ये कैपिटल जो उसने जमा किया हुआ है पैसा, ठीक है, उसको वो लगाता है, एक अच्छा डॉक्टर है एक बढ़िया क्लिनिक बनाएगा, या कोई आदमी है एक बढ़िया होटल बनाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर वो कैपिटल के रूप में बस लगाता है और उसका काम शुरू हो जाता है। वहाँ कोई मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट खोल रहा है, कोई चाइनीज़ का ठेला ही बड़ा सा बढ़िया स्टॉल चला रहा है, तो क्या है, बस उसको अपना चाहिए, एक स्टॉल बनाएगा, वहाँ उसको बर्तन वगैरह सारा चीज़ वो खरीदेगा, सामान खरीदा, अपना काम शुरू। तो यही यहाँ कहा जा रहा है कि एक्यूमुलेटेड मनी, यानी जो जमा पैसा है, इन्वेस्टेड इन प्रोडक्टिव सेक्टर, जो कि हम कोई प्रोडक्शन के काम में लगाए, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, कैपिटल के रूप में, तो इट गिव्स बर्थ टू सर्विसेज सेक्टर, उससे सर्विस सेक्टर, सर्विस का काम शुरू हो जाता है। So employment and services are both complementary to each other. तो रोजगार होगा तो उससे सर्विसेज पैदा होंगी, और सर्विसेज चलेगा तो उससे रोजगार पैदा होंगे। देखिए इसको कैसे बता रहे हैं कि जैसे कि अगर लोगों को नौकरी होगा, उनको इनकम होगा, तो वो तरह तरह का सर्विसेज खोजेंगे, तो वो सर्विस को देने वाला कोई चाहिए। जैसे मान लीजिए एक आदमी की अच्छी जॉब लग गई, तो वो अपना एक अच्छा अपना कहीं फ्लैट लेके रहेगा, अपना उसका अच्छा घर में सारा चीज़, अपना टीवी है, फ्रिज है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, गाड़ी है, ये सब यूज़ करेगा। अब ये हर चीज़ को उसको रिपेयर कराना होगा, टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराना होगा, अपना भी खाएगा पिएगा, जाएगा बाहर घूमने फिरने, खाने पीने, सिनेमा देखने बच्चों को, तो वो उसको अगर अच्छा एम्प्लॉयमेंट है, नौकरी है, तो वो तरह तरह का सर्विसेज यूज़ करेगा, बच्चे को टीचर पढ़ाने आएगा, ठीक है, मेड काम करने आएगी, बाहर खाने जाएगा, घूमने जाएगा, सिनेमा देखने जाएगा, बच्चों को घुमाने ले जाएगा, वाइफ पार्लर जाएंगी, ठीक है, उसके बाद जो भी अपना वो गाड़ी यूज़ करेगा, गाड़ी का सर्विसिंग होगा, फ्रिज है, फ्रिज जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस सब है घर में और बाकी चीज़ें सबका सर्विसिंग होगा। तो उसके अच्छे एम्प्लॉयमेंट से क्या है, 10 और लोगों को काम मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर वाले को काम मिलेगा, वॉशिंग मशीन रिपेयर वाले को काम मिलेगा, फ्रिज रिपेयर सर्विस वाले को काम मिलेगा, टीवी सर्विस करने वाले को काम मिलेगा, एसी सर्विस करने वाले को काम मिलेगा, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सर्विस करने वाले को काम मिलेगा, मेड को काम मिलेगा, ठीक है, बाहर खाने जाएगा आसपास वहाँ तो होटल चलेगा, है ना, बच्चे का बाहर में बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। तो एक अच्छा नौकरी मिला एक फैमिली में, तो उससे और 10 लोगों को काम मिला, और जैसे जैसे लोगों को काम मिलेगा, सर्विस सेक्टर ग्रो होगा, तो और वहाँ जो है और लोगों की डिमांड होगी, जो रिपेयर करने वाले होंगे वो और आदमी खोजेंगे कि भाई हमें और सर्विस करने वाले लोग चाहिए, तो उनको और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
एम्प्लॉयमेंट से सर्विसेज जनरेट होती है और सर्विसेज से एम्प्लॉयमेंट फिर जनरेट होता है। तो यही कहा जा रहा है कि सो एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विसेज आर बोथ कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू एक्सपेंशन इन सर्विस सेक्टर। देखिए जो अभी मैंने आपको बात बताया कि इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वही कहा जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट होने से क्या हुआ, 10 तरह के सर्विस करने वालों की ज़रूरत हुई। टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास भी जाएगा, टाइम टू टाइम प्लम्बर को बुलाएगा, टाइम टू टाइम इलेक्ट्रीशियन को बुलाएगा, टाइम टू टाइम टीवी रिपेयर करने वाले को, एसी सर्विस करने वाले को, फ्रिज सर्विस, वॉशिंग मशीन सर्विस करने वाले को बुलाएगा। तो इससे इनकी ज़रूरत बढ़ी, सर्विसेज सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ। तो वही कहा जा रहा है कि इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू एक्सपेंशन इन सर्विस सेक्टर। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से सर्विस सेक्टर भी डेवलप होता है ना। सेक्टर्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड एक्सपेंशन लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विसेज। ठीक है, जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती हैं तो उससे रोजगार भी बढ़ता है और सर्विसेज भी बढ़ती है। दिस इज ऑलवेज सेड दैट सर्विस सेक्टर एक्सपैंड्स विथ डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। कि जैसे जैसे किसी भी देश का विकास होता है तो वहाँ का सर्विस सेक्टर डेवलप करता है, बढ़ता जाता है। एज ए कॉन्सिक्वेंस न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो उससे नए नए रोजगार बढ़ते जाते हैं। अब देखिए लोगों के पास अगर इनकम होगा, लोगों के पास अच्छा नौकरी होगा, इनकम होगा, तो देखिए आज क्या है, हमें जगह जगह जाने के लिए ओला की ज़रूरत पड़ती है। कुछ खाने का मन है, फ़ोन किया तो उससे जोमेटो का जन्म हो गया, जोमेटो स्विगी वगैरह जो भी ये चलता है ऑनलाइन फूड का। और हमें मन होगा जाएंगे परिवार को लेकर सिनेमा दिखाने के लिए, जाएंगे बाहर खाने के लिए, कहीं घूमने के लिए। तो क्या हुआ, हमारा डेवलपमेंट हुआ तो उससे और सर्विसेज का ज़रूरत हुआ, सर्विस सेक्टर डेवलप हुआ। तो यही कहा जा रहा है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है तो और ज़्यादा सर्विसेज की ज़रूरत होती है, एम्प्लॉयमेंट नए नए पैदा होते हैं। नाउ देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी जो मैं आपको बात बता रहा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है 3 सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। उसी को इन्होंने लिखा, प्राइमरी में एग्रीकल्चर लिख दिया है, सेकेंडरी को इंडस्ट्रियल सेक्टर लिख दिया है और टर्सरी को सर्विस सेक्टर लिख दिया। देखिए तो देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ए एग्रीकल्चरल सेक्टर, बी इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सी सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो प्राइमरी की जगह एग्रीकल्चर सेक्टर लिख दिया है, सेकेंडरी की जगह इंडस्ट्रियल सेक्टर लिख दिया है और टर्सरी की जगह सर्विस सेक्टर। तो यही 3 सेक्टर होते हैं जिनका डेवलपमेंट होता है इकोनॉमी। ए सबसे पहले देखते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर। इंडिया इज प्राइमरीली एन एग्रीकल्चरल कंट्री। ठीक है, हम जानते हैं कि इंडिया मुख्यतः एग्रीकल्चरल कंट्री है क्योंकि ज़्यादातर लोग 2/3 लोग लगभग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं। 67% ऑफ टोटल पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। देखिए लिख ही दिया, 67% मतलब 2/3 ये एग्रीकल्चर पर हमारा इतना पॉपुलेशन अभी भी डिपेंडेंट है। बिकॉज ऑफ एक्सेसिव बर्डन ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर लैगिंग बिहाइंड। तो कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर पर इतना बोझ है, ज़रूरत से ज़्यादा लोग उसमें लगे हुए हैं, जिससे कि एग्रीकल्चर में जो डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी है वो पीछे छूट रहा है, लैगिंग बिहाइंड, पीछे छूट रहा है। यानी वहाँ एम्प्लॉयमेंट, अच्छा रोजगार नहीं डेवलप हो रहा है, लोग ज़बरदस्ती लगे हुए हैं, ज़बरदस्ती लगे हुए हैं लोग।
एज अ कॉन्सिक्वेंस डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड अदर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर फाउंड इन एग्रीकल्चर। तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इन बातों को कि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा लोग लगे हुए, इसके कारण वहाँ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि सीज़न में ही काम होता है, और ज़रूरत से ज़्यादा लोग रहते हैं तो उसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह का वहाँ हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। विथ द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन द बर्डन ऑफ कमिंग जनरेशन इंक्रीजेज ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड which causes decreasing productivity per person। तो अब देखिए, आप जानते हैं कि जमीन तो लिमिटेड है, जमीन तो बढ़ने वाली नहीं है, और आपने पढ़ा है कि उसी जमीन पर जो पहले अगर एक परिवार के पास था और उसके बच्चे होते गए, बच्चों के बच्चे होते गए, उनका परिवार होता गया, तो अगर शुरू में 4 लोगों का परिवार था, अगर एक प्लॉट है जमीन का, और उसी जमीन के प्लॉट पर डिपेंडेंट होते चले जाते हैं, एक 4 लोग से होते हैं 8, 8 से होते हैं 16, 16 से होते हैं 32, तो वही जमीन जो पहले 4 लोगों को सपोर्ट कर रही थी, आज वो 16 या 32 लोगों को सपोर्ट कर रही है, और सभी लोग फिर भी एग्रीकल्चर में ही लगे रहते हैं। तो प्रोडक्टिविटी नेचुरल है, घटते चली जाएगी। जहाँ पहले 2 लोग मिलके उसको खेती कर रहे थे, उसको अब पता चला 4 लोग मिलके कर रहे हैं, उसके बाद 8 लोग मिलके कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कहाँ से? लैंड तो फिक्स्ड है और पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है और सब एग्रीकल्चर में ही लगे रहते हैं, इस वजह से हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी घटता जा रहा है। देन बी इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। अनदर सेक्टर फॉर एम्प्लॉयमेंट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो सबसे ज़्यादा लोग हमारे कहाँ काम करते हैं, रोजगार उनका है एग्रीकल्चर, उसके बाद फिर जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते हैं। दिस सेक्टर ऑल्सो प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, इसमें भी लोगों को रोजगार मिलता है अच्छा खासा। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो उससे हमारा तेजी से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट यानी वहाँ रोजगार भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है, बढ़ रहा है। सी है सर्विस सेक्टर। बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन देयर इज रिमार्केबल प्रोग्रेस सीन इन सर्विस सेक्टर। देखिए, सर्विस सेक्टर जो हमारा डेवलप हुआ बहुत ज़्यादा, वो ज़्यादा हुआ जब हमारे यहाँ 91 में लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ। ठीक है, 91 जहाँ से हमारे देश में लाया गया LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो वहाँ से क्या हुआ कि कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव थे, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे जो इस चीज़ को लाए थे। हाँ हाँ, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर थे उस समय नरसिम्हा राव के, शायद YB चौहान थे या क्या, गृह मंत्री जो YB यशवंत राव चौहान थे या कौन थे गृह मंत्री? नहीं सुने होंगे उस समय, इधर के चूंकि महाराष्ट्र के नेता थे, इधर के नहीं थे, या कोई रहे होंगे, हमें ध्यान नहीं गृह मंत्री से उस समय है। तो देखिए 91 में जो है मनमोहन सिंह का एक बहुत बड़ा कदम था, इसीलिए उनको याद किया जाता है, और नरसिम्हा राव की सरकार थी जिन्होंने उस चीज़ को अलाउ किया। तो हमारे यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म, सुधार किए गए, जिसके तहत LPG, लिबरलाइजेशन, जिसको हिंदी में उदारीकरण कहते हैं, हाँ मनमोहन सिंह का ही लाया हुआ है। LP प्राइवेटाइजेशन यानी
निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन, हिंदी में उसको वैश्वीकरण कहते हैं। मतलब क्या था इसमें कि लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, यानी अब चीज़ों को सिंपल कर दिया गया। पहले चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स थी, यानी कोई भी काम करने के लिए आपको बहुत लोगों से परमिशन लेना पड़ता था, सरकार के तरह तरह के अधिकारियों से, यहाँ जाइए वहाँ जाइए उससे परमिशन लीजिए, या बहुत सारे तरह के नियम कानून थे जो रोक लगाते थे बहुत चीज़ों, आप ये नहीं कर सकते हैं, आप वो नहीं कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होते थे, ये फॉर्म भरिए, ये फॉर्म भरिए, वहाँ जाइए, बहुत कोई भी काम करने में दिक्कतें आती थी। तो उनको दिक्कतों को कहा कि नहीं, अब हमें ऐसे काम नहीं चलेगा, डेवलपमेंट चाहिए तो हमें सिंप्लीफाई करना हो, एक ही जगह से सारा परमिशन मिल जाए, इतना परमिशन नहीं लेना पड़े, एक ही जगह एक ही फॉर्म भर के सारा परमिशन मिल जाए। तो सिंप्लीफाई किया गया, उसी को कहते हैं लिबरलाइजेशन, नियमों को सरल बनाया गया। पहले जो कड़े नियम थे उनको बहुत सरल कर दिया गया, बहुत सारे तरह के बंधन हटा दिए गए, बहुत सारे रोक जो थे वो हटा दिए गए, कोई रोक नहीं है, जिसको मन है करो। तो उसको कहते हैं लिबरलाइजेशन, सिंपल वर्ड्स में कहिए सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, सरल बना दिया गया हर चीज को। कोई कामकाज करना, कोई बिजनेस स्टार्ट करना, कहीं स्पेशली इसमें क्या था कि विदेश से कोई चीज़ लाने ले जाने, या वहाँ नौकरी करने, या वहाँ से यहाँ आने जाने, इन सब चीज़ों पर बहुत तरह के नियम कानून थे, रोक थे। उसको बिल्कुल फ्री कर दिया गया कि ठीक है, जिसको मन विदेश जा सकता है, आ सकता है, वहाँ से पैसा ले जा सकता है, ला सकता है, वहाँ काम कर सकता है, वहाँ की कंपनी यहाँ आके कुछ बना सकती है, यहाँ की कंपनी बाहर कुछ काम। तो ये फॉरेन से, विदेश से आना जाना, काम काज, ये सबको, उस पर जितने भी तरह के रोक थे, कानून थे, वो सब हटा दिए। लाइसेंस वगैरह बहुत सारा लेना पड़ता था, तो वो सबको हटा दिया। तो इसको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन, बहुत सारे फील्ड में, बहुत तरह के काम में जहां प्राइवेट कंपनीज अलाउड नहीं थी, उनको अलाउ कर दिया गया। और बहुत जगह जहां जो काम थे वो पहले सरकार खुला हुआ है, बहुत तरह के जो काम थे जो कि पहले सिर्फ सरकार के लिए रिजर्व होते थे, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट कंपनी वगैरह ही उसको कर सकते थे, उनको अब प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया गया, यानी प्राइवेट कंपनीज के लिए भी खोल दिया गया। और बहुत सी कंपनियां जिसमें गवर्नमेंट का ही कंट्रोल था, तो वहां गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल वहां से कम कर लिया या हटा लिया। तो प्राइवेट कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा छूट दिया गया कामकाज करने का, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स किया गया उनके लिए नियम कानून को। तो इसको हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। या जहां सरकार के भी थे, कंपनियां थी, उनको अब प्राइवेट सेक्टर को उसका बहुत सारा शेयर दे दिया गया कि आप लोग मैनेज करिए। जो पहले पूरी तरह सरकारी कंपनी थी, उसमें से बहुत सारा परसेंटेज शेयर कि भाई चलो आधा आधा मिल के हम लोग करेंगे, प्राइवेट सेक्टर आधा उसमें करेगा, आधा हम करेंगे, या पूरी तरह प्राइवेट को भी दे दिया, या प्राइवेट को धीरे धीरे दिया जा रहा है। इसको कहा, जैसे आज देखिए रेलवेज का कोशिश हो रहा है कि धीरे धीरे उसको प्राइवेट को दे दो, प्राइवेटाइज कर दे, बहुत सारा काम रेलवेज में अभी प्राइवेट वाले लोग करते हैं। तो इसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। और उसके बाद हुआ ग्लोबलाइजेशन, यानी जो भी कामकाज है जो पहले सिर्फ हमारे देश में ही फोकस रहता था, वो अब हमारा देश पूरे दुनिया से जुड़ गया। यानी कोई अमेरिका की कंपनी है,
वो यहाँ आके काम कर रही है, यहाँ के लोग अमेरिका जाके काम कर रहे हैं, या कोई ऐसा कंपनी है जो अमेरिका में भी चल रही है, जापान में भी चल रही है, चाइना में भी चल रही है, इंडिया में भी चल रही है, जिसको मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कहते हैं। मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन, MNC। मल्टी मतलब कई, नेशनल मतलब देशों में काम करने वाले कॉरपोरेशन, कंपनी। जैसे आजकल देखिए जितनी कंपनियां हैं वो क्या है, सोनी। सोनी कहाँ की कंपनी है, जापान की, लेकिन सामान उसका आज कहाँ बन रहा है, बहुत से देशों में बन रहा है, चाइना, ताइवान, वियतनाम, जापान, बहुत जगह। और बिक कहाँ कहाँ रहा है, दुनिया के सभी देशों में बिक रहा है। तो ऐसी कंपनियों को छूट दे दिया गया इंडिया में कि आप यहाँ आके काम कर सकते हैं, या यहाँ अपना ऑफिस खोल सकते हैं, यहाँ अपना फैक्ट्री खोल सकते हैं, यहाँ से लोगों को ले जा सकते हैं बाहर कामकाज करने के लिए, या बाहर के लोगों को, यानी अब जो है, जो काम पहले अपने अपने देश में फोकस फिक्स्ड रहता था, वो पूरी दुनिया से जुड़ गया। तो इसको कहा गया ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। सर ये कंपनी को हिंदी में क्या कहते हैं? कंपनी को कंपनी ही कहते हैं। हिंदी कोई वर्ड नहीं है? हिंदी वर्ड वगैरह बनाए गए हैं, लेकिन वो कंपनी ही चलता है, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर हिंदी में वर्ड है नहीं, सब नया चीज है, पहले का तो हिंदी में इसमें शब्द कहाँ से आएगा, तो कंपनी ही चलता है। तो ग्लोबलाइजेशन, जैसे देखिए आज कस्टमर केयर, कॉल सेंटर्स, हम अमेजन फोन करते हैं तो कोई लंदन से उठाता है फोन, कोई कहीं से उठाता है फोन, है। अमेजन में आप कॉल कीजिए, आपको दुनिया के कोई भी देश में उठा सकता है, क्योंकि हर जगह उसने दिया हुआ है अपना कॉल सेंटर। ठीक है, कभी कोई यहाँ से उठाएगा, कभी कोई कहीं से उठाएगा, कभी कोई लंदन से उठाएगा, कभी कोई अमेरिका से उठाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, इसी को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। यानी कि सभी देश एक दूसरे से जुड़ गए, कोई रोक नहीं रहा उन पर। जरूरी नहीं है कि हम यही जो बना रहे हैं वही यहाँ बेच रहे हैं। आज देखिए सारा चीज बाहर से आ रहा है, यहाँ असेंबल होकर बिक रहा है। माइक्रोसॉफ्ट है, उसमें देखिए पूरे दुनिया के लोग जाके काम कर रहे हैं, और जगह जगह काम हो रहा है। बेंगलोर में भी हो रहा है, न्यूयॉर्क में भी हो रहा है, लंदन में भी हो रहा है, सिंगापुर में भी हो रहा है, चाइना में, हर जगह काम हो रहा है। तो कंपनी माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की है, लेकिन उसमें काम जो है सभी जगह के लोग कर रहे हैं, और सभी जगहों से काम हो रहा है। इंडिया में भी काम हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट का, जापान में भी हो रहा है, यूरोप में, इंग्लैंड में भी हो रहा है, फ्रांस में भी हो रहा है, जर्मनी में भी हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है। तो इसको कहा गया ग्लोबलाइजेशन। तो पहले क्या है कि बहुत तरह के रोक टोक होता था, कि अगर दूसरे देश की कंपनी को यहाँ आना है तो वो सरकार से परमिशन लेती थी, RBI से परमिशन लेती थी, और बहुत तरह का उसको बताना होता था कि क्या काम करना चाहते हैं, किस तरह का काम, कितना करेंगे, कहाँ बेचेंगे, क्या टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, बहुत तरह का उसमें रोक टोक होता था। यहाँ से किसी को बाहर काम करने जाता था तो उसके लिए उसको बहुत सारा परमिशन लेना पड़ता था। कहाँ जा रहे हैं काम करने, क्या काम करने जा रहे हैं, कितने दिन काम करेंगे, अपना दिखाइए जॉब का क्या है, क्या क्या, तो बहुत सारा उस पर निगरानी होती थी। अब उसको फ्री कर दिया गया, कोई रोक नहीं, जिसको जहां मैंने देखी आज, उसके बाद से भारत के लोगों का विदेश जाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आज देखिए सब लोग, कोई कहीं काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, बाहर विदेश के लोग आपको इंडिया में बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। तो ये है ग्लोबलाइजेशन, समझ गया ग्लोबलाइजेशन। तो ये तीनों चीजें आई, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इसको कहते हैं, इकोनॉमी में सुधार किया गया हमारे इंडियन इकोनॉमी में। और ये कब आया, 1991 में आया। मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, और नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर। तो यही कहा जा रहा है कि देखिए, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन,
देयर इज रिमार्केबल प्रोग्रेस सीन इन सर्विस सेक्टर। तो इससे क्या हुआ कि हमारा सर्विस सेक्टर बहुत डेवलप हुआ, और स्पेशली उस समय हमारा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री शुरू में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था। सॉफ्टवेयर, इंडिया जो है वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाने लग गया था, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, इंडिया अपने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के कारण पूरे दुनिया में जाना जाने लगा था। और सॉफ्टवेयर किस में आता है? सर्विसेज सेक्टर में आता है। जहां आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, आप कोई सामान नहीं बेच रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो इस तरह इंडिया में एक देखिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर ये सब सीखने के लिए देखिए सभी लड़का, जिसको भी अच्छा लड़का है वो क्या लोगे भाई, इंजीनियरिंग क्या करोगे? कंप्यूटर इंजीनियर, आईटी लेंगे, कंप्यूटर लेंगे। लगता है कौन सा उसमें क्या छुपा हुआ है, कंप्यूटर इंजीनियर। ठीक है, सब मार करेगा कंप्यूटर इंजीनियर बनने के लिए। खैर, तो ये सॉफ्टवेयर फील्ड डेवलप हुआ, और उससे और भी जुड़े हुए बहुत तरह के सर्विसेज फिर साथ में डेवलप हुए, क्योंकि इनकम आएगा तो सर्विस सेक्टर डेफिनेटली डेवलप करेगा। इनकम अगर आएगा तो वो 10 तरह का सर्विस खोजेगा, बढ़िया होटल में जाएगा, बढ़िया सैलून में जाएगा बाल कटाने, बढ़िया गाड़ी खरीदेगा, बढ़िया एसी खरीदेगा, बढ़िया डॉक्टर के पास जाएगा, बढ़िया सामान खरीदेगा। तो नेचुरल है कि सर्विसेज का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, सर्विस सेक्टर डेवलप हो। तो हमारा सर्विसेज सेक्टर 91 के बाद से काफी ज्यादा डेवलप हो। सर्विस सेक्टर इज अ मोर वाइडर फील्ड in which employment is made available for the human resources on a large scale। कहा जा रहा है कि सर्विस सेक्टर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसमें देखिए काम, बहुत तरह के काम है दुनिया, लोग तरह तरह के काम, लोग एक खेती के काम से लेके हर तरह का काम कर रहे हैं, और सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, देखिए आज बाजार में निकल जाइए तो तरह तरह का सर्विसेज आपको मिल रहा है। कोई कुछ खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है, कोई कुछ सर्विस दे रहा है। ठीक है, कोई आपको तरह तरह का देख लीजिए, कहीं कुछ रिपेयर है, कहीं कुछ रिपेयर है, एक बैग भी रिपेयर कर रहा है, कोई जूता रिपेयर कर रहा है, कोई जो है मोबाइल रिपेयर कर रहा है, कोई टीवी रिपेयर कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिक सब चीज रिपेयर कर रहा है। इतना तरह का, कहीं होटल है, कहीं कुछ है, कहीं कोई कुछ खिला रहा है, कोई कुछ पिला रहा है, कहीं तरह तरह के सैलून है। देखिए आज इतना तरह का नया नया एडवांस जो है सब खुला रहता है, पार्लर और क्या क्या। ठीक है, और ये बढ़ते जा रहे हैं काफी तरह का। सर्विस सेक्टर contributes 50% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट प्रेजेंट टाइम। और आज के डेट में अगर हम देखें कि जीडीपी जो हमारा होता है, टोटल प्रोडक्शन जो होता है कंट्री का, उसमें 50% लगभग कंट्रीब्यूशन, उससे ज़्यादा सर्विस सेक्टर का ही कंट्रीब्यूशन। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इट इज़ मोर देन 50%, सिर्फ सर्विस सेक्टर का। बाकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री मिला के 50 से कम है। इसी चीज़ को देखिए, पीछे एक पाई चार्ट में दिखाया गया है, जो पाई चार्ट था पीछे देखिए पेज में, जिसमें पिंक और ब्लू एक सर्किल में दिखाया गया है। तो जो पिंक या रेड है वो है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर का मिला के परसेंटेज, जो कि लगभग 48% आ रहा है। और ब्लू में देखिए है सर्विस सेक्टर जो बड़ा है 52%। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर को मिला के उससे ज़्यादा अकेले सर्विस सेक्टर का है, इट इज़ 52%। और ये पुराना डेटा है, आज के डेट में हमको देखना होगा करंट डेटा क्या है। तो सर्विस सेक्टर जो है हमारे जीडीपी का मोर देन 50% कंट्रीब्यूट करता है। देखिए अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2006-7, 2006-7 का जो इकोनॉमिक सर्वे था, और एंड सेंट्रल बजट 2007-8, और 2007-8 का जो सेंट्रल बजट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार का जो बजट था, उसके अनुसार सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट 68.6%। देखिए
2006-07 का जो इकोनॉमिक सर्वे और 7-8 का जो बजट था उसमें कहा गया कि सर्विस सेक्टर 68% कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी 2/3 से भी ज़्यादा, मात्र 1/3, लेस देन 30% ही एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री मिला के कंट्रीब्यूट कर। अकॉर्डिंग टू 2006-07 एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स ओनली 18.5%। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बहुत घट गया है। जो एक समय हम अगर आज़ादी के बाद की बात करें, या उस समय 50% के लगभग एग्रीकल्चर का होता था या उससे भी ज़्यादा, और आज देखिए हो गया एग्रीकल्चर का मात्र 18%। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर increased to 26% and 55% respectively। तो 6-7 में जो है इंडस्ट्री बढ़ के कंट्रीब्यूशन हो गया था, जो पहले शायद था 18% के आसपास, बाद में हो गया था 26%, और सर्विसेज सेक्टर जिसका पहले बहुत कम था वो बढ़ के हो गया देखिए 55%, और बाद में तो आप पढ़ रहे हैं कि 7-8 में तो 68% अकेले सर्विस सेक्टर का हो रहा है। These data exhibit the increasing development of our country। ये जो आंकड़े हैं बताते हैं कि हमारा देश का डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि मोदी सरकार के पहले तक का जो ट्रेंड था कि सर्विस सेक्टर हमारा बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, लगातार सर्विस सेक्टर का बढ़ रहा था, एग्रीकल्चर का घट ही रहा था, और इंडस्ट्री सेक्टर का बहुत धीमे धीमे बढ़ रहा था। तो इसीलिए जो मोदी सरकार आई तो इन्होंने फोकस किया कि हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना है, एग्रीकल्चरल सेक्टर को वापस बढ़ाना है। तो इसलिए इन्होंने एग्रीकल्चर पर इतना फोकस किया और मेक इन इंडिया वगैरह इंडस्ट्रीज पर फोकस किया। ठीक है, खैर अब हम देखते हैं रोल ऑफ सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का क्या रोल है हमारे देश के डेवलपमेंट में, या आगे देखेंगे बिहार के डेवलपमेंट। इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज आर हैविंग मोर पुअर अनएम्प्लॉयड। अगर हम कंपेयर करें दुनिया के देशों को, एक तरफ डेवलप्ड कंट्रीज हैं, एक तरफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और एक बीच में डेवलपिंग कंट्रीज। तो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ज़्यादा पुअर अनएम्प्लॉयड लोग हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयड रहते हैं या पुअर नहीं रहते हैं, तभी तो डेवलप्ड। इट इज़ ऑलवेज सेड दैट 2/3 of the world population are poor and suffering from poverty। अगर पूरे दुनिया की बात करें तो पूरे दुनिया का लगभग 2/3 यानी 66% जो लोग हैं वो पुअर हैं, गरीब हैं, एंड सफरिंग फ्रॉम पावर्टी, गरीबी से बेहाल। पूरे दुनिया का अगर हम डेटा एक देखें तो पूरे दुनिया में लगभग 2/3 66% से ज़्यादा लोग गरीब हैं। There is overpopulation in underdeveloped and developing countries, and there is scarcity of resources or production, because of which they are facing unemployment problem। समझिएगा ध्यान से, जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री हैं यानी एशिया के देश, अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका के देश, यहाँ क्या है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। देखिए एशिया में इतना पॉपुलेशन है, अफ्रीका और अमेरिका चले जाइए, यूरोप चले जाइए, आपको पॉपुलेशन ही नहीं मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, पता चलेगा 1-2-3 किलोमीटर चलिएगा तो एक आध आदमी से भेंट होगा। और यहाँ जो है आपको लगता है कि आदमी ख़त्म ही नहीं होता है, इतना आदमी दिखेगा अपने आसपास, खड़े रहिएगा आसपास में लगेगा भीड़।
तो देयर इज ओवर पॉपुलेशन फर्स्ट, एंड सेकेंड, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की कमी है, और साथ साथ प्रोडक्शन भी कम है, तो जिसके कारण वहाँ गरीबी और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है इन देशों में, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज। कि जैसे आप ले लीजिए बांग्लादेश और भारत, बांग्लादेश हो गया अंडर डेवलप्ड, या भूटान को ले लीजिए, अफगानिस्तान को ले लीजिए, ये सब हो गया अंडर डेवलप्ड, और इंडिया हो गया जो डेवलपिंग से आगे बढ़ रहा है, ये डेवलपिंग है। चाइना जो डेवलपिंग और डेवलप्ड के डेवलप में आने वाला है। तो यहाँ जो है गरीबी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैन बी मेड अवेलेबल विथ द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर। तो ऐसे देशों में या इंडिया में हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे सकते हैं लोगों को अगर हम सर्विस सेक्टर पर फोकस करें। सर्विस सेक्टर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में कैपिटल बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको कोई फैक्ट्री लगाना है, बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। आपको एक होटल खोलना है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। ढाबा देखिए, लोग एक ठेला ले लिया और कहीं अपना काम शुरू कर दिया। सैलून वाला है, कहीं बस कुर्सी लगाया है, भैया कुर्सी भी नहीं है तो ईंट पर बैठा के ही बाल काट रहा है, वो भी पैसा कमा रहा है। ठीक है, तो सर्विसेज सेक्टर में बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं लगाना पड़ता है, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा कैपिटल लगाना पड़ता है। आपको छोटा मोटा भी फैक्ट्री लगाना होगा तो बहुत ज़्यादा पैसों की जरूरत है। तो इसीलिए सर्विसेज सेक्टर में हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार, कम पैसे लगा के ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे सकते हैं। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर इट रिक्वायर्स टू एडुकेट पीपल। लेकिन सर्विस सेक्टर के लिए क्या है, लोगों का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। भाई काम जानेगा, पढ़ा लिखा होगा तब ना कुछ सर्विस करेगा, काम करेगा। तो सर्विस सेक्टर के लिए हमें लोगों को एजुकेशन देना होता है, शिक्षा देना होगा। देखिए इतना इंडिया में IITs बढ़ाया गया, IIMs बढ़ाया गया, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नए नए गवर्नमेंट स्कूल। आज देखिए हमारे बिहार में, आज देखिए बिहार की स्थिति देखिए, बिहार को देखिए, हमारा बिल्कुल एग्जाम्पल है बैकवर्ड पुअर स्टेट का। आज सबसे ज़्यादा किस पर फोकस कर रही है सरकार? शिक्षा पर, एजुकेशन सेक्टर पर देखिए सबसे ज़्यादा फोकस। क्यों? अभी जो आपने पढ़ा कि सर्विस अगर सेक्टर ग्रो करना है तो आपको एजुकेशन देना होगा लोगों को। तो एजुकेशन पर फोकस किया जा रहा है ताकि बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो सर्विस, उससे कल को वो काम कर पाएंगे अच्छा, और सर्विसेज सेक्टर का हम ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है, कैपिटल नहीं है कि हम यहाँ इंडस्ट्री तरह तरह के लगा सकें, इतना पैसा नहीं है। तो बिहार सरकार भी उसी मॉडल पर चल रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे दे पाएंगे लोगों को, स्टेट का डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे, सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट। बहुत ध्यान से सुनिएगा इन बातों को, बहुत काम आएगा मेंस इंटरव्यू। कह दीजिएगा तो आपको तब बेजोड़ नंबर देगा। तो बिहार सरकार हमारी इसी नीति को फॉलो कर रही है कि सर्विसेज सेक्टर को हमें डेवलप करना होगा। अगर हमें राज्य का क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। एग्रीकल्चर को डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है और होता भी नहीं है ज़्यादा। तो वो अपना लगभग सैचुरेशन पर है, वो थोड़ा बहुत डेवलप होगा, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करके आप राज्य में डेवलपमेंट नहीं दिखा पाइए, कोई नहीं दिखा सकता। जितना होना था वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय हो गया या होगा धीरे धीरे, लेकिन उसमें बहुत स्लो होता है ग्रोथ। एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट बहुत स्लो होता है। तो इसीलिए अगर आपको राज्य को डेवलप करना है तो कैसे कर पाइएगा? एग्रीकल्चर से तो होगा नहीं, इंडस्ट्रीज डेवलप करने का पैसा है नहीं आपके पास।
तो कैसे कर पाइएगा? बचा सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर को अगर हम फोकस करें तो कम पैसे में हम डेवलपमेंट ज़्यादा कर सकते हैं राज्य। और सर्विस सेक्टर डेवलप करने के लिए आपको क्या करना होगा? उसका फाउंडेशन क्या है? गुड एजुकेशन, ए गुड एजुकेशन सिस्टम, अच्छी शिक्षा व्यवस्था। और उसी के लिए आज इतना काम, आप विश्वास नहीं करिएगा, लग रहा है क्रांति आ गया शिक्षा व्यवस्था में भाई। रोज रोज मतलब आज सोचिए कि आज जो है 1 तारीख से या 25 जून से ऑलरेडी हो चुका है कि आपका ऑनलाइन अटेंडेंस बन रहा है ऐप के माध्यम से। आप स्कूल के रेडियस में रहेंगे 500 मीटर के, तो आपका अटेंडेंस आपको फोटो अपना मोबाइल में ऐप से अटेंडेंस लेगा आपका। हाँ, तो आपका समझिए कि आपका जाते समय और आते समय अटेंडेंस, सारा काम जो हो रहा है अब ऑनलाइन हो रहा है। बिहार गवर्नमेंट का, बिहार का एजुकेशन डिपार्टमेंट, सारा काम ऑनलाइन। अब सारा अटेंडेंस, अभी तो बच्चों, अभी टीचर्स का हुआ है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद बच्चों का भी अटेंडेंस सब जो है ऑनलाइन ही होगा। उसके लिए भी व्यवस्था हो रहा है कि पूरा टैब दिया जाएगा हर स्कूल में, और उस टैब से बच्चों का अटेंडेंस मार्क किया जाएगा। तो अब मतलब कोई तरह का करप्शन नहीं हो सकता है कि फेक अटेंडेंस है या फेक एडमिशन है, कुछ नहीं। जो बच्चे आएंगे अटेंडेंस उनका रेगुलर ऑनलाइन मार्क होगा, टीचर्स आएंगे ऑनलाइन मार्क होगा। ये नहीं कि साइन करके चल दिए या बाद में साइन कर दिए। तो आज और सारा चीज जितना सब ऑनलाइन हो रहा है। बच्चों का अटेंडेंस चढ़ रहा है ऑनलाइन, उनका क्या एग्जाम हो रहा है, कितना मार्क्स आ रहा है, उनका सारा अकाउंट ऑनलाइन, सब पैसा उनके अकाउंट में जाएगा, उनका पूरा देखा जा रहा है, सारा डेटा उनका अपडेट हो रहा है मंथली। अब देखिए हर मंथ एग्जाम कंडक्ट करना है और उसका सारा रिकॉर्ड सब ऑनलाइन चढ़ेगा। पहले क्या है, खाना पूर्ति खाली, पहले एग्जाम ही नहीं लेता था टीचर, आता ही नहीं था तो एग्जाम क्या लेगा। फिर आने लगा तो एग्जाम है कि चलो हाफ ईयरली, ईयरली हो रहा है या ईयरली ही हो रहा है। अभी कर दिया है मंथली एग्जाम आपको लेना है, उसका पेपर बन के जा रहा है, आपको सारा उसका अपडेट करके रिजल्ट चढ़ाना है, सारा चीज ऑनलाइन कर दिया है बिहार सरकार एजुकेशन। तो इतना एक मैंने कहा कि क्रांति सी आ गई है एजुकेशन सिस्टम। डेफिनेटली इसका रिजल्ट तो हमें देखने को मिलेगा ही। बच्चे खुश हैं, ज़्यादा एडमिशन बढ़ा है स्कूलों में, बच्चे आ रहे हैं, गार्जियन भेज रहे हैं कि हाँ भाई टीचर आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को। पहले भेजते नहीं थे कि भाई पढ़ाई वढ़ाई तो होता नहीं स्कूल में, तो किस लिए भेजे बच्चों, इसलिए अटेंडेंस नहीं था, ना बच्चे आते थे ना स्कूल टीचर आते थे। अब जब देख रहे हैं गार्जियन कि भाई बच्चों के लिए इतना कुछ किया जा रहा है, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को भेज रहे हैं और बच्चे भी खुश हैं कि टीचर पढ़ा। पहले कहते थे कोई टीचर ही नहीं है पढ़ाने वाला, या है भी तो पढ़ाते नहीं है, तो फिर वो प्राइवेट ट्यूशन पकड़ते थे। मैंने देखा हुआ सब पता चला ट्यूशन चल रहा है, ट्यूशन चल रहा है। क्यों? स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है तो बेचारा क्या करेगा, ट्यूशन पढ़ता है। वहाँ ज़बरदस्ती फर्जी सबको पास। एक अभी गार्जियन मीटिंग में बुलाया गया था पेरेंट टीचर्स का गार्जियन आया, उससे शुरू किया हेडमास्टर टीचरों से पूछना कि भाई क्या पढ़ाते हैं आप लोग। मेरा तो कहे कि आपका बच्चा कुछ जानता नहीं। तो क्यों नहीं जानता है? आप क्या सिखाए इसको? आप क्यों नहीं सिखाते हैं इसको? हमसे पूछ रहे हैं, आपको ना बताना है क्यों नहीं, क्या जानता है नहीं जानता है। सो पूरा उसने खिंचाई किया कि मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है। उसका बच्चा को दिखाया कि आपका बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा है, रीडिंग भी नहीं दे पा रहा है। वो कहा क्यों नहीं रीडिंग दे पा रहे? जब स्कूल भेज रहे हैं तो आपका ना गलती है। तो ये एटीट्यूड डेवलप हो रहा है लोगों के अंदर धीरे धीरे, जवाबदेही। तो शिक्षा व्यवस्था, मैंने कहा कि अब मानसिकता बदल रही है तेजी से बिहार में, ठीक है। तो सरकार भी कर रही है कोशिश उसके लिए, और अब सब जो है हो रहा है। तो आखिर ये जब कोशिश होगा, जब प्रयास होंगे, तो नेचुरल है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगा, बच्चों का रिजल्ट सुधार अच्छा होगा, बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़ेंगे तो आगे अच्छा करेंगे। तो यही देखिए, मैंने कहा फाउंडेशन रखा जा रहा है सर्विस सेक्टर का, कि अगर एक अच्छी एजुकेशन व्यवस्था होगी, शिक्षा व्यवस्था होगी, तो कल को हमारा सर्विस सेक्टर भी डेवलप होगा। बच्चे पढ़ लिख के निकलेंगे। नहीं तो आज
मैं ही देख रहा था कुछ बच्चों का लिखा हुआ, 9th के बच्चे हैं, उसको अक्षर लिखना नहीं ठीक से आ रहा है, वो क्या लिख रहा है पढ़ा नहीं जा रहा है। और इंग्लिश का तो छोड़ ही दीजिए, इंग्लिश तो उसको आता ही नहीं है कुछ। फॉर्म भरवाया गया बच्चों से, अभी जो उनका डेटा अपलोड हो रहा है, फॉर्म भरने को दिया हुआ है, तो पूछा जा रहा है मदर का नाम, तो उसमें वो लिख रहा है अपना एड्रेस, ठीक है। उसमें पूछा जा रहा है उसका कैटेगरी क्या है, तो वो लिख रहा है गांव का नाम। उसको कुछ पता ही नहीं क्या मतलब है, अंग्रेजी तो दम नील है, और लिखना भी ठीक से नहीं आता है कि साफ अक्षर में कोई लिख सके, ये हाल है। क्यों? अब वो कह रहा है कि, तो मैंने जो गार्जियन का आपको बताया गार्जियन ने कहा तो मेरा बच्चा 9th में कैसे पहुंच गया जब उसको पढ़ना भी नहीं आ रहा है। तो टीचर कह रहा है कि तो कानून है कि आपको पास करना है, फेल नहीं करना है बच्चों को। अब वो परेशान लीजिए, अब फेल नहीं करिएगा तो बच्चा सीखेगा क्यों? और सीख नहीं रहा है, उसको बढ़ाते, उसको तो लग रहा है मेरा बच्चा 9th में है और उसको लिखना पढ़ना भी नहीं आता है ठीक से, जो कि 5th क्लास में आना चाहिए। तो खैर, जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो रहा है, एक बिल्कुल रिवोल्यूशनरी चेंज देखिए चल रहा है शिक्षा व्यवस्था में। किस लिए? ताकि कल को हमारा सर्विसेज सेक्टर डेवलप हो। तो सर्विस सेक्टर को डेवलप करने की क्या रिक्वायरमेंट होती है? वी नीड टू एडुकेट पीपल, और उसी का प्रयास चल रहा है। देखिए, इफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल ऑफ एनी कंट्री एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ देयर ग्रोथ ऑफ द कंट्री। कहा जा रहा है इफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल, यानी कि जो कुशल मानव होते हैं, जो लोग होते हैं जो पढ़े लिखे, स्किल्ड हैं, कुशल हैं, वो क्या है, तो अपने देश का विकास को तेजी, उसमें तेजी ला देते हैं, एक्सेलरेट कर देते हैं। नेचुरल है, जब लोग पढ़े लिखे होंगे, स्किल्ड होंगे, तो कामकाज करेंगे, अच्छा अच्छा कामकाज करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा देश का। डेवलप्ड ह्यूमन कैपिटल गिव्स बर्थ टू स्ट्रॉन्ग लेबर पावर। देखिए, ये सब लाइनें जो है, ये सब चैप्टर आपको पूरा मेंस के लिए है दम, ये सब को दम अच्छे से लिख के रट जाइएगा, ये सब कहीं भी लिखने पढ़ने में आपको बहुत मार्क्स दिलवाएगा, ठीक है, बोलिएगा इंटरव्यू में। हाँ, तो इन सब को दम लाइंस को, इन सब को दिमाग में बोल बोल के रट लेना है कि बोलते ही मुंह से वही सही सही लाइन निकले, जो दूसरा कुछ नहीं निकले। आपको अभी इसका महत्व तो नहीं समझ में आ रहा है, आगे धीरे धीरे समझ में आएगा जब लिखने की बारी आएगी। तो इन लाइनों को, बहुत ही अच्छी लाइनें हैं, इनको दम रट लीजिए, लिखने का बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बोलने का प्रैक्टिस कीजिए कि इंटरव्यू में धड़ाक से बोल सके या मेंस में लिख सके। खैर, डेवलप्ड ह्यूमन कैपिटल गिव्स बर्थ टू स्ट्रॉन्ग लेबर पावर, यानी जब ह्यूमन कैपिटल, और ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है? कुशल लोग, पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड पीपल, स्किल्ड पीपल, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, तरह तरह के जो लोग हैं एक्सपर्ट, चाहे टेक्निकल लोग हों, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मतलब जो भी अपना काम अच्छे से जानता है, पढ़ा लिखा हुआ। तो डेवलप्ड ह्यूमन कैपिटल गिव्स बर्थ टू स्ट्रॉन्ग लेबर पावर। तो अगर लोग कुशल होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, अपने अपने काम में स्किल्ड होते हैं, तो उससे एक स्ट्रॉन्ग लेबर पावर, यानी कि एक बहुत ही मजबूत वर्किंग पॉपुलेशन, काम करने वाली जनता बनती है। विच हेल्प्स देम इन गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, जिसको कि अच्छा रोजगार मिलता है, वो अच्छा रोजगार, अपने लिए अच्छी नौकरी, अच्छी काम खोज पाता है। एंड पीपल स्टार्ट वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, और लोग जो है जब काम करने लगते हैं तो उससे देश का फायदा होता है, सरकार का फायदा होता है। गिविंग अप देयर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने हीनता की भावना को वो त्याग देते हैं। लोग जब मन से काम करने लगते हैं तो उनके अंदर जो हीनता की भावना होती है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है, वो चला जाता है, एंड रिजल्ट्स इन स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। क्या? हिंसा की भावना है, तुम्हें कहता है। हीनता, हीनता,
हीन भावना मतलब मतलब अपने आप को नीचा समझना, अच्छा। हाँ, दूसरों को बेहतर समझना, अपने आप को कम समझना। तो नेचुरल है कि देखिए, जब अब बिहार के लोग क्या है, बाहर जाते हैं तो उनमें एक उनमें हीन भावना होती है। क्यों? क्योंकि उतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं, समझते नहीं हैं। बाहर जाते हैं कि कौन क्या बोल रहा है, उसको काम भी अच्छा नहीं जानते हैं। बाहर देखते हैं कि सब अच्छे से काम कर रहा है और हमको कोई काम ही नहीं आ रहा है, तो नेचुरल है उसके अंदर एक हीन भावना पैदा हो जाती है कि अरे हम तो कुछ सीखे नहीं, हम तो कुछ जानते नहीं हैं। और बिहार के लोगों के प्रति दूसरे लोग जो है उनको इसीलिए समझते रहे तो गंवार हैं, बेवकूफ़ हैं, कुछ जानते नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं। तो ये जब भावना हमारे अंदर से निकल जाती है और हम मन लगा के काम करने लगते हैं, तो अपने आप जो है देश का विकास होता है, हमारा विकास होता है, आर्थिक विकास होता है। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे, काम को सीखते हैं, तो आपके अंदर से हीन भावना नहीं रहती। आप भाई दूसरा काम मैं भी काम करूंगा, मैं भी अच्छे से काम कर सकता हूँ, और मन लगा के आदमी काम करता है तो डेवलपमेंट होता है, उसका भी होता है और देश का, राज्य का भी डेवलपमेंट होता है। देखिए, इट विल नॉट बी, नेक्स्ट पैरा में है, इट विल नॉट बी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट टू मेंशन that skilled human resources of India do not play an important role in the expansion of service sector of USA and Canada. एक ये लाइन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक मिनट रुकिएगा, वेरीफाई करना। एक मिनट। हम्म देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि it will not be out of context to mention that skilled human resources of India did not play an important role in the expansion of services sector in USA and Canada. कि यूएसए और कनाडा डेवलप हुए तो उनके सर्विस सेक्टर के डेवलपमेंट में हमारे देश के लोगों ने बहुत ज़्यादा रोल नहीं निभाया। वहाँ के अपने लोगों ने काम किया, काफ़ी डेवलप किया। बाद में इधर
हमारे देश के लोग जाके वहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ के जो सर्विस सेक्टर डेवलप हुआ उसमें वहीं के लोग उसको डेवलप किए, वहीं के लोग डेवलप हुए, वहाँ जाके हम काम कर रहे हैं, उससे आज हमारा काफ़ी डेवलपमेंट हुआ हमारे सर्विस सेक्टर का, या आज हमारे कई लोग वहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट पोस्ट पर हैं, ये बात सही है, लेकिन वहाँ का जो डेवलप हुआ सर्विस सेक्टर वो वहीं के लोगों की बदौलत हुआ। तो वही कहा जाए, इन इंडिया ऑल्सो द अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज कैन एक्सिलरेट the rate of economic development if high level productive sectors are made working। तो कहा जा रहा है कि जिस तरह अमेरिका और कनाडा के लोगों ने वहाँ के सर्विस सेक्टर को डेवलप किया, उसी तरह अगर हमारे यहाँ के लोग चाहें अच्छे से काम करें और जो हमारे ज़्यादा काम देने वाले जो सेक्टर्स हैं उन पर फोकस किया जाए तो हमारा भी सर्विस सेक्टर बहुत तेज़ी से डेवलप हो सकता है। It is also said that Indian human resources is counted among best human resources of the world। It is also said that Indian human resources is counted among best human resources of the world। यानी इंडिया के जो लोग बाहर काम करने जाते हैं उनको दुनिया के सबसे अच्छे लोगों में गिना जाता है काम करने वाले। तो इंडिया के लोग काफ़ी स्किल्ड होते हैं जो बाहर काम करने जाते हैं, इसीलिए इनको इतना अच्छा सैलरी वहाँ दिया जाता है। आखिर इंडिया के लोगों को इतना नौकरी हर जगह क्यों मिल रहा है? एक तो है कि हाँ थोड़ा कम सैलरी पर भी वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सैलरी मांगते हैं, तो लेकिन उनसे या सैलरी की बात ना भी हो तो हमारे यहाँ के लोग काम बहुत अच्छा जानते हैं, वहाँ के लोग काम नहीं जानते हैं ज़्यादातर लोग, तो इसीलिए इतना ज़्यादा इंडिया से चाइना से लोग जाके वहाँ काम कर रहे हैं। तो इंडिया के जो ह्यूमन रिसोर्स है यानी जो कुशल लोग हैं, स्किल्ड पीपल हैं, दे आर काउंटेड अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये तो हुई बात इंडिया की। अब आते हैं बिहार पर। देखिए, बिहार इज द बैकवर्ड स्टेट ऑफ द कंट्री which has been the center for poverty and unemployment for many years। हमारा जो बिहार राज्य है हमारे देश का एक पिछड़ा राज्य है जहां बहुत सालों से गरीबी और बेरोजगारी जो है वो अड्डा जमाई हुई। The other states of country like Odisha, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh are the states where development has not been taking place at a fast pace। और जो दूसरे राज्य हैं ऐसे और भी हैं जैसे उड़ीसा हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मैंने आपको बताया था इनको हम बीमारू लिखते थे, BIMARU, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सबसे कम डेवलप्ड इनको बीमारू कहते थे। तो यहाँ भी बहुत तेजी से विकास नहीं हो पाया है इन राज्यों में भी। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज ऑब्जर्व इन बिहार। लेकिन पिछले कुछ सालों से यानी 2005 के बाद से अगर हम कहें तो बिहार में काफ़ी डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है और आज तो काफ़ी डेवलपमेंट है बिहार में। अभी पिछले आप देखते हैं कि कुछ साल पहले बिहार देश में गुजरात के बाद सेकंड नंबर पर सबसे डेवलप करने वाला स्टेट था। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंशन ऑफ रोड्स एंड हेल्थ सर्विसेज। देखिए मैं आपको बताया ही, अगर हम सड़कों की बात करें हमारे यहाँ बहुत अच्छी सड़कें बन चुकी हैं। हेल्थ सर्विसेज की बात करें तेज़ी से डेवलपमेंट चल रहा है, अच्छी हेल्थ सर्विसेज हैं और ज़्यादा सुधार हो रहा है। मैंने आपको बताया ही बहुत डिटेल में कि हमारे यहाँ की हेल्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत तेज़ी से उन पर फोकस किया जा रहा है, डेवलप हो रही है। फ्लड एंड फार्मिंग ऑफ पास्ट डेज gave a serious jolt to the developing activities of बिहार। ये कहा जा रहा है कि पहले एक तो बाढ़ जो आया करती थी और जिस तरह से हमारे यहाँ फार्मिंग होती थी, कृषि होता था, खेती बाड़ी होती थी,
उसने ऑफ पास्ट डेज गेव अ सीरियस जोल्ट, जोल्ट का मतलब झटका, टू द डेवलपिंग एक्टिविटीज ऑफ बिहार। तो बिहार में जो विकास के काम चलते थे, बाढ़ आ जाने से या पुराने तरीके से खेतीबाड़ी करने से उनको बड़ा झटका लग जाया करता था पहले, क्योंकि मॉनसून फेल हो जाता था, सूखा पड़ जाता था, उधर बाढ़ आ जाया करता था नॉर्थ बिहार में, तो पूरा हमारा चौपट हो जाता था। जितना कुछ डेवलपमेंट हुआ, सड़कें बनी, सड़कें बह गई, पुल बने, बाढ़ में पुल टूट गए। अभी देखिए फिर से कुछ गड़बड़ चल रहा है, पुल लाइन से कई जगह पुल जो बन रहे थे वो गिर गए हैं। 3 जिलों में पुल गिरे हैं जून महीने में। एक एक दिन लगातार, एक दिन कहीं गिरा, दूसरे दिन कहीं गिरा, तीसरे दिन ऐसे हाल है। घोटाला, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, माल सही नहीं लगा रहे हैं, तो नेचुरल है पुल गिरेगा टूट के। बन रहा था, अभी बनते ही समय ही टूट के गिर गया है। खैर, तो पहले जिस तरह से हमारा खेतीबाड़ी होती थी और जिस बाढ़ जो आया करती थी, वो हमारे जो विकास के एक्टिविटीज़ को दम झटका दे देते थे। डिस्पाइट द एक्सपेंशन ऑफ सर्विसेज लाइक टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, एजुकेशन, ब्यूटी पार्लर एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो सर्विसेज सेक्टर हमारे यहाँ डेवलप हो रहे हैं, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकॉम यानी मोबाइल फ़ोन, ये सब जो हो गया, इंटरनेट। ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन में ये टीवी वगैरह सब आ गया। ट्रांसपोर्टेशन यानी गाड़ियों का चलना। हेल्थ, स्वास्थ्य, एजुकेशन, शिक्षा। ब्यूटी पार्लर बहुत ज़्यादा खुलता है हमारे यहाँ, जानते हैं लेडीज़ को सबसे पहला काम है कि ब्यूटी पार्लर सीख लो और चलाओ ब्यूटी पार्लर। एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्वरोजगार। इन सब का डेवलपमेंट होने के बावजूद बाढ़ जो आ जाया करता था और जो खेती बाड़ी पुराने तरीके से होती थी, जो कि अक्सर कभी सूखा पड़ जाता था, कभी कुछ हो जाता था, कभी फसल खराब हो जाती थी, तो उससे हमारे डेवलपमेंट को बहुत बड़ा झटका लग जाता था। सर्विस सेक्टर ऑफ बिहार हैज़ एक्सपीरियंस्ड सफिशिएंट एक्सपेंशन। हमारा सर्विस सेक्टर ठीक ठाक डेवलप हुआ है। रोल ऑफ सर्विस सेक्टर कैन नॉट बी इग्नोर्ड एट स्टेट लेवल। तो हमारे राज्य में सर्विस सेक्टर को हम इग्नोर, उसका भूमिका को नहीं कर सकते हैं। सर्विस सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। मेनी पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इम्पैक्ट पॉजिटिवली एट गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट लेवल बोथ। तो बहुत सारे लोगों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ा है, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पर हो या नॉन गवर्नमेंट, यानी कि चाहे वो सरकार से जुड़े हुए हों या प्राइवेट हो, सब तरह के लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा है, डेवलपमेंट हुआ है। तो ये था सर्विस सेक्टर के डेवलपमेंट की कहानी, और हमारे देश में, हमारे राज्य में सर्विस सेक्टर का क्या योगदान है, क्या उसका भूमिका है, आगे उसमें और क्या हो सकता है, ये सब को समझना है आपको। देखिए क्वेश्चन आता है बिहार के डेवलपमेंट पर डायरेक्ट, उसमें ये सब को सीधे लिख देना है, या आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में कि भाई कैसे डेवलप हो सकता है, तो वहाँ पर ये सब बोलना है। इसको अच्छे से आज इतना ही रखते हैं, अभी थोड़ा जल्दी थक जाते हैं, पता नहीं क्यों। खैर चलिए, डेवलप हो रहा है, मेरा भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। तो आज एम्प्लॉयमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, और ये सीधे मेंस का और इंटरव्यू का टॉपिक है। इसको अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड ज़्यादा है, इसको आपको समझना और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिखने का, बोलने का, ठीक है। इसको बोल बोल के रीडिंग किया करिए 2-3 बार कम से कम। मुंह में तभी, देखिए जब मुंह को डेवलप करना है, बोलने का डेवलप करना है, तो उसको बोल के पढ़ना हो, बोल बोल के पढ़ना हो, और लिख के जब प्रैक्टिस करिएगा तो उससे आपका लिखने का प्रैक्टिस होगा मेंस राइटिंग के लिए। तो इसको लिख के भी प्रैक्टिस करना है, इन लाइंस को, नोट्स को, और बोल बोल के भी पढ़ना है, ताकि उसको आप बोल सकें इंग्लिश में, ठीक है।
तो इसको कर लीजिएगा, कल फिर कराएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डिवीज़न ऑफ सर्विस सेक्टर, तो उसमें गवर्नमेंट सर्विस, नॉन गवर्नमेंट सर्विस और सर्विस सेक्टर का आगे कराएंगे। आज इतना ही रखते हैं। क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करिएगा पीछे वाला।